नमस्कार। आज हम एक बेहद रोमांचक कॉर्पोरेट मिस्ट्री का विश्लेषण करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले सबसे बड़े क्लास एक्शन मुकदमे की, जो 2016 के नियमों के तहत दायर हुआ है। ये जिंदल पॉलीफिल्म्स का मामला है और सच कहूं तो ये किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर से कम नहीं है। आइए इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलते हैं और इसे डिकोड करते हैं। और शुरुआत ही करते हैं इस बहुत बड़े नंबर से, 2,700 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। माइनॉरिटी शेयरधारकों का दावा है कि ये वो भारी भरकम नुकसान है जो कथित तौर पर उन्हें उठाना पड़ा है। दाव बहुत ऊंचे हैं और इस एक विशाल आंकड़े ने ही पूरे कॉर्पोरेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो आज के इस विश्लेषण को हम कैसे समझेंगे? इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, ये ऐतिहासिक क्लास एक्शन क्या है। दूसरा, कथित नुकसान की ट्रैकिंग। तीसरा, रेगुलेटर्स की एंट्री। और चौथा, मौजूदा कानूनी गतिरोध। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एक ऐतिहासिक क्लास एक्शन। इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अंकित जैन के नेतृत्व में माइनॉरिटी शेयरधारकों के एक छोटे से समूह ने, जिनके पास कंपनी की सिर्फ 4.99 से 5% हिस्सेदारी है, सीधे प्रमोटर ग्रुप पर मुकदमा ठोक दिया है, जिसमें श्याम सुंदर जिंदल और कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। मतलब सिर्फ 5% हिस्सेदारी के साथ इतनी बड़ी चुनौती, ये सच में भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इतिहास का एक अभूतपूर्व पल है। अब आते हैं भाग 2 पर, कथित नुकसान की ट्रैकिंग। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम जिन दावों की बात करने जा रहे हैं वो अभी सिर्फ आरोप हैं और फिलहाल अदालत में इनकी जांच चल रही है। अगर हम इन दावों को थोड़ा बारीकी से देखें तो 3 बड़े आरोप सामने आते हैं। पहला, जिंदल पावरटेक में करीब 703 करोड़ रुपए का खराब निवेश। दूसरा, 521 करोड़ रुपए का फंड डायवर्जन। लेकिन जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है 2,268 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान। आरोप है कि ये नुकसान सब्सिडियरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को एसएसजे ट्रस्ट को बेहद कम वैल्यूएशन पर बेचने की वजह से हुआ। ये आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इन शेयरधारकों का ये भी दावा है कि जिंदल थर्मल को दिए गए लोन्स को पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया गया, बिना किसी स्पष्टीकरण के। और इन कथित फैसलों की वजह से सिक्योरिटीज की वैल्यू और ज्यादा गिर गई, जिससे शेयरधारकों को और भी नुकसान हुआ। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे फैसले मिलकर कथित तौर पर एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बन गए। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, रेगुलेटर्स का दखल। जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हों तो जाहिर है रेगुलेटर्स शांत तो नहीं बैठेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जब इस मामले की जांच की तो उनके निष्कर्ष काफी हैरान करने वाले थे। उन्होंने पाया कि सोयूज और पैकफ्लेक्स जैसी कंसल्टेंसी फर्म्स को जो भुगतान किए गए वो असल में फर्जी यानी शैम हो सकते हैं, क्योंकि काम पूरा होने का कोई सबूत या एडवाइजरी रिपोर्ट कंपनी को मिली ही नहीं। सेबी का ये भी कहना है कि ये ट्रांजैक्शन जानबूझकर टुकड़ों में किए गए थे ताकि शेयर बाजार में किसी को शक न हो और असली तस्वीर छिपी रहे। अब जरा इस एक और नंबर पर नजर डालिए, 50,005.14 करोड़ रुपए। ये वो आंकड़ा है जिसने इस पूरे मामले में एक और बड़ी एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की एंट्री करवा दी। ईडी ने सितंबर 2025 में बड़ी छापेमारी की और पैसे के लेन देन को ट्रैक करते हुए एक कथित दुबई रूट का पर्दाफाश किया। ईडी का आरोप है कि ये 505 करोड़ रुपए दुबई की एक कंपनी टोपाज एंटरप्राइज को ट्रांसफर किए गए थे, जो मजे की बात यह है कि कथित तौर पर 100% प्रमोटर्स की ही कंपनी है। इस पूरे ट्रांसफर को ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम दिया गया था, लेकिन ईडी ने फेमा उल्लंघनों का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी ट्रांजैक्शन करार दिया है। तो अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, कानूनी गतिरोध। अगर हम इस पूरे मामले की टाइमलाइन देखें तो ये कोई रातों रात हुआ विवाद नहीं है। कहानी शुरू होती है वित्तीय वर्ष 2013 से 17 के बीच किए गए निवेशों से। फिर सितंबर 2025 में ईडी की वो बड़ी रेड्स होती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि 2026 की शुरुआत में भारत का पहला ऐतिहासिक क्लास एक्शन मुकदमा दायर हो जाता है। इसके बाद अप्रैल 2026 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब एनसीएलटी इस केस को स्वीकार कर लेता है। और अब सबकी नजरें 9 मई 2026 को होने वाली अगली बड़ी सुनवाई पर टिकी हैं। अब इस कानूनी लड़ाई में सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है।
एक तरफ माइनॉरिटी शेयरधारक हैं जो मांग कर रहे हैं कि ओसीपीएस बिक्री को रद्द किया जाए और उन्हें 2,268 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी का बचाव बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि ये सभी फैसले वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता यानी कमर्शियल विजडम के तहत लिए गए थे और हर ट्रांजैक्शन के लिए सारी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं। कंपनी किसी भी तरह के गलत काम से पूरी तरह इनकार करती है। और इन सब के बीच शेयर बाजार का रिएक्शन देखिए, 424 रुपये 50 पैसे। इतनी बड़ी कानूनी उलझन और एनसीएलएट में अपील की खबरों के बावजूद एक बेहद हैरान करने वाली चीज हुई। अप्रैल 2026 में जब एनसीएलटी ने केस स्वीकार किया तो कंपनी का स्टॉक गिरने के बजाय 5% से ज्यादा रिकवर कर गया। बाजार का मूड सच में कभी-कभी अप्रत्याशित होता है। शायद इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब इस कानूनी प्रक्रिया से मामले में कुछ स्पष्टता आएगी। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा और चुपता हुआ सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। इस केस का नतीजा चाहे जो भी हो, भारत का ये पहला बड़ा क्लास एक्शन मुकदमा भविष्य में हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और छोटे शेयरधारकों के अधिकारों को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा मामला है जिस पर पूरे भारतीय वित्तीय जगत की नज़रें टिकी हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।